हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता व्यवहार सब्जेक्ट की यूनिट 3, जिसमें मेनली फोकस किया गया है क्रय प्रेरणा। क्रय प्रेरणा उपभोक्ता की अभिप्रेरणा। जो टॉपिक का नाम है हमारी यूनिट का, उपभोक्ता अभिप्रेरणा। तो इसमें जो है पहली चीज जो है वह है क्रय प्रेरणा। तो क्रय मीन्स क्या होता है? किसी वस्तु को परचेज करना, खरीदना। और प्रेरणा मीन्स क्या होता है? मोटिव, आंतरिक भावना जिसके कारण व्यक्ति प्रेरित होता है। अब यदि हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देखें तो क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदने की प्रेरणा क्रय प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ देखें। और यदि हम इसको विस्तृत रूप में समझें तो बाइंग मोटिव क्रय प्रेरणा का आशय है कि व्यक्ति के मन में लालसा उत्पन्न होना और उस इच्छा की पूर्ति के लिए वस्तु को खरीद लेना, वह होती है क्रय प्रेरणा। इट मीन्स व्यक्ति के मन में किसी वस्तु को खरीदने की लालसा पैदा करना या प्रेरित होना, वह क्रय प्रेरणा कहलाती है। हर व्यक्ति, हर उपभोक्ता चाहता है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो और वो बहुत सी वस्तुओं को खरीदना चाहता है। तो जब उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होता है जिससे उसकी किसी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, तो वह कहलाती है क्रय प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, बाइंग मोटिव, खरीदने की प्रेरणा। तो अब जो है हम इसका प्रकार देखें, क्योंकि व्यक्ति को कोई वस्तु खरीदने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रेरणाएं मिलती हैं। कभी वो जो है अपने दोस्तों को देखकर सोचता है कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए। कभी जो है इमोशनल उससे वह सोचता है कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। कभी वह सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेता है कि मुझे जो है यह चीज खरीदनी है। तो व्यक्ति अभिप्रेरित कब होता है? तो वह हम यहाँ पर देख रहे हैं उसके प्रकार। तो पहला प्रकार है इसका स्वाभाविक, बाय नेचुरल। इसके अंतर्गत ऐसी सभी इमोशंस, सभी भावनाएं जो व्यक्ति में जन्मजात होती है। जैसे यदि हम स्वाभाविक की बात करें तो स्वाभाविक भावनाएं कौन कौन सी होती है? प्रेम की भावना होती है, गुस्से की भावना होती है, दोस्ती की भावना होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भावनाएं स्वाभाविक तौर पे बचपन से व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है और इस भावना के कारण, इस स्वाभाविक गुण के कारण वह व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो क्रय प्रेरणा है वो कौन से प्रकार की है? स्वाभाविक, नेचुरल तरीके की। फिर है बनाम सीखी हुई प्रेरणाएं। सीखी हुई प्रेरणाएं जो कि व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, समझता है, अनुभव करता है और उससे प्रेरित होकर वह किसी वस्तु को खरीदता है। यह जो है जन्मजात होती है, जो कि ईश्वर के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई है। तो जितने भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो गॉड गिफ्टेड है। तो उससे प्रेरित होकर जब व्यक्ति खरीदता है तो वह स्वाभाविक। और सीखी हुई प्रेरणाएं हम कैसे कहेंगे? लर्निंग बाय मोटिव मीन्स हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर, अपने अनुभव के आधार पर प्रेरित होकर जब किसी वस्तु को खरीदता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो वह कहलाती है सीखी हुई प्रेरणाएं। ठीक है, फिर है भावात्मक प्रेरणाएं, इमोशनल्स। इमोशंस से जुड़ने के कारण। अब इमोशंस कौन कौन से होते हैं? तो ये जो है आपको अलग से भी आ सकता है कि भावात्मक प्रेरणाओं को विस्तार से समझाइए। तो भाव, इमोशंस कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बीइंग में? सबसे पहले भावुकता, समर्पण, प्रशंसा, भय, फैशन, प्रेम, अभिमान, आदत, आराम, मिलनसारिता।
और भी आप सारे इमोशंस जो है वह इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो इन सबको भी पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे। तो अब जो है समर्पण तो जब क्रय की प्रेरणा हमारे मनोवैज्ञानिक फैक्टर के कारण, मनोवैज्ञानिक विचार के कारण, जैसे कि समर्पण की भावना है। हम जो है किसी डॉक्टर ने जो है बहुत अच्छा इलाज किया है, या अपनी मदर के लिए जो है समर्पित भावना से कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं उनके बर्थडे पे, उनके जन्मदिन पर, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि समर्पण की भावना के कारण हमने कोई वस्तु खरीदी। तो जब किसी वस्तु को खरीदने की प्रेरणा हमें समर्पण की भावना के कारण हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वो कौन से प्रकार की क्रय प्रेरणा है, समर्पण की। ऐसे ही जो है प्रेम की किसी से कनेक्शन है, जैसे ब्रदर के लिए रक्षाबंधन पर हम गिफ्ट खरीदते हैं, तो रक्षाबंधन पे हमारा गिफ्ट खरीदने का जो मोटिव होता है भाई या बहन के लिए, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि प्रेम के कारण जो हमारे संबंध है, रिलेशन में प्रेम के कारण जो है हमने किसी वस्तु को खरीदा। तो जब क्रय की प्रेरणा हमें किसी प्रेम के कारण जो है मिलती है, हम किसी वस्तु को जो है प्रेम की भावना से खरीदते हैं, तो वहां हम कहेंगे कि बाइंग मोटिव कैसा है, भावात्मक, इमोशंस। ठीक है। तो यदि आपको स्पेशल क्वेश्चन आता है तो आप इन सब पॉइंट्स को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। और यदि आपको केवल आता है कि प्रकार बताइए, तो इसमें आप शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं। मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं मीन्स जो हमारे मानसिक, हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। जैसे मैंने इसमें दो कैटेगरी बताई है, उपभोक्ता का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कैसी है व्यक्ति की। अब इसको भी और डिफाइन कर सकते हैं हम, व्यक्ति की सोच कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है। फिर उसका जो है एटीट्यूड कैसा है, उसका बिलीफ सिस्टम, विश्वास कैसा है, उसकी मनोवृत्ति कैसी है। तो ये जो है उपभोक्ता के व्यवहार को जो डिफाइन करते हैं मनोवैज्ञानिक फैक्टर, वह जिंदगी को किस तरीके से लेता है, उसकी सोच कैसी है, उसके थॉट्स कैसे हैं। यदि उसका थॉट है सादा जीवन उच्च विचार, तो वह किस प्रकार की वस्तुएं खरीदेगा, अलग प्रकार की। यदि जो है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है कि फैशन के अकॉर्डिंग चलना है, तो वह कैसी वस्तुएं खरीदेगा, डिफरेंट टाइप की। तो जब किसी वस्तु को खरीदने के पीछे व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स हों, तो मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स में जो है कौन कौन से, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की मनोवृत्ति, एटीट्यूड, फिर है विश्वास किस प्रकार का है, उसके कारण भी जो है वस्तु खरीदने की प्रेरणा मिलती है। फिर उत्पाद की विशेषताएं, हमें कोई प्रोडक्ट, हम मनोवैज्ञानिक फैक्टर की बात कर रहे हैं जो कि व्यक्ति की बिलीफ सिस्टम, विश्वास से जुड़ा होता है। जैसे किसी उत्पाद की विशेषताएं, प्रोडक्ट, आज की डेट में हम ब्रांड नेम से चीजें खरीदते हैं। एक बार यदि हमने डव का शैम्पू यूज कर लिया है, वो हमें जम गया, सूट कर गया है, जम गया है, तो हम अगली बार भी क्या करेंगे कि डव का ही शैम्पू खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक फैक्टर हो गया कि डव बहुत अच्छा है। तो उत्पाद की विशेषताएं, ब्रांड नेम के कारण कभी कभी होता है कीमत बहुत अच्छी जम जाती है, कभी दुकान का जो बिहेवियर है वह हमें जम जाता है। तो उत्पाद की विशेषताओं के अंतर्गत आपकी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम, विश्वास जो है वह किस चीज पर जम रहा है। तो मनोवैज्ञानिक फैक्टर में स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे कि ऐसे सभी फैक्टर जो व्यक्ति के मनोविज्ञान से जुड़े हैं, और व्यक्ति का मनोविज्ञान जो है ब्रांड के कारण बदलता है। इसमें विज्ञापन, उत्पाद का विज्ञापन के कारण भी व्यक्ति का जो है, जैसे कैडबरी चॉकलेट का एग्जाम्पल हम ले लें या मिठाइयों का एग्जाम्पल ले लें, तो यदि विज्ञापन है उसके कारण भी व्यक्ति की मनोवृत्ति या मनोवैज्ञानिक फैक्टर जो है वह परिवर्तित होते हैं। ये हो गया आपका मनोवैज्ञानिक। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता अवलंबन की प्रेरणाएं। उपभोक्ता अवलंबन की प्रेरणा, इट मीन्स शॉप, दुकान। कई बार हम जो है
दुकान कहाँ पर स्थित है, शॉप कहाँ पर स्थित है, उसके कारण क्रय प्रेरणाओं में परिवर्तन आता है। दुकान में जो ऑनर है, मालिक है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है तो हम बार बार उस शॉप पर जाना पसंद करते हैं। फिर शॉप पे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है तो हम उस शॉप पे जाना पसंद करते हैं। तो जब जो है किसी स्थान विशेष की विशेषता के कारण हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे आप घूमने कहीं जाते हैं तो वहां आप किस पर्पस से खरीदते हैं, वस्तु का स्थान। जैसे यदि आप नागपुर गए हैं तो नागपुर के संतरे जो है वो बहुत फेमस है, तो आप वहां जाएंगे तो वहां स्थान की विशेषता के कारण उस चीज को खरीद कर लाएंगे और यहाँ पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जो है कौन सी क्रय प्रेरणा मिली, उपभोक्ता अवलंबन की। तो लोकल स्थिति में भी यही होता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसीलिए सामान को खरीदने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि उसे उस जो गोडाउन बोल ले या हम शॉप बोल ले, उस शॉप की विशेषता पसंद आती है। अब शॉप की विशेषता में बहुत सारी चीजें होती है कि माल सस्ता मिलता है, माल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दुकानदार का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, दुकानदार सही समय पर हमें वस्तुएं उपलब्ध करा देता है, दुकान में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, दुकान में उधार की भी सुविधा मिलती है। तो इस प्रकार के पॉइंट्स आप इसके अंतर्गत एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। फिर है समूह प्रभाव। चूंकि जो व्यक्ति है वह समाज के अंदर रहता है, अकेला व्यक्ति जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है, तो वह एक समाज मतलब एक समूह में रहता है, तो समूह के हिसाब से भी उसकी क्रय प्रेरणाएं परिवर्तित होती है। जैसे हम समूह में बात करें तो वह जिस समाज को बिलोंग करता है उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, तो उन त्योहारों के हिसाब से भी उसकी क्रय प्रेरणाओं में अंतर आता है। ठीक है। फिर है विवेकपूर्ण क्रय प्रेरणाएं। ये जो है भावात्मक प्रेरणा का जस्ट अपोजिट है। भावात्मक प्रेरणा में हमने देखा कि वह वस्तु को खरीदने के लिए कैसे प्रेरित होता है, किसी भावना के भावना में बहकर। और विवेकपूर्ण क्रय प्रेरणा की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत उपभोक्ता वस्तु के बारे में पूरी रिसर्च करता है वस्तु के संबंध में सोच समझकर निर्णय लेता है। जैसे यदि हम बात करें भावात्मक प्रेरणा मतलब व्यक्ति चॉकलेट खरीदने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, बच्चे ने मांगी चॉकलेट खरीद ली, आइसक्रीम खरीद ली, तो वहां हम बोलेंगे कौन सा इमोशन काम आया, कौन सी प्रेरणा हुई, इमोशन वाली। और विवेकपूर्ण जनरली व्यक्ति जब घर खरीदता है और व्यक्ति जब कार खरीदता है तो वह 10 जगह पर सब चीजों की एनालिसिस करता है, उसके मूल्य पता करता है, उसकी क्वालिटी पता करता है। फ्रिज खरीद रहा है तो वह उसके बारे में पूरी चीजें पता करता है, घर खरीद रहा है तो घर के बारे में वह पूरी एनालिसिस करता है। तो हम कहेंगे वहां पर वह विवेकपूर्ण क्रय प्रेरणा का उपयोग करता है। तो जब किसी उपभोक्ता के द्वारा वस्तु को खरीदते समय पूरी उपलब्ध सुविधाओं का पूरा विचार विमर्श करके कोई वस्तु खरीदी जाती है तो हम उसे कहेंगे कि विवेकपूर्ण मोटिव है। ठीक है। तो जनरली जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, जैसे ज्वेलरी खरीदी जाती है, मकान खरीदा जाता है, कार खरीदी जाती है, जो व्यक्ति जीवन में बार बार नहीं खरीदता है, उस समय में व्यक्ति किसका उपयोग करता है, विवेकपूर्ण। मतलब वह पूरी मार्केट की रिसर्च करता है, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से उसके बारे में पूछता है और डिसीजन लेता है। सामाजिक प्रेरणाएं और समूह प्रभाव दोनों जो है, यदि सामाजिक प्रेरणा की बात करें हम तो व्यक्ति जो है समाज में रहने के कारण बहुत से नियमों से बंधा हुआ रहता है, तो सामाजिक रीति रिवाजों के हिसाब से वह बिहेवियर करता है, किसी वस्तु को क्रय करता है, तो वहां हम कहेंगे कि सामाजिक प्रेरणा है। और समूह प्रवाह में हम यह भी लिख सकते हैं कि वह किस समूह में रहता है, वो किस क्लब का सदस्य है। वह दोस्तों के साथ रहता है, उसके दोस्तों का जो है प्रभाव उसकी क्रय प्रेरणा पर जरूर पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये है स्टूडेंट आपका क्रय प्रेरणा के प्रकार। ठीक है। किन कारणों से उपभोक्ता प्रेरित होता है, इनमें से जो है आपको ये वाला IMP है, ये आ सकता है अलग से भी,
और इसके बाद ये विवेकपूर्ण और स्वाभाविक, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्रय प्रेरणा। अभी हमने पढ़ा कि वस्तु को खरीदने के लिए कितने प्रकार की प्रेरणाएं हमें मिलती हैं। प्राथमिक प्रेरक तत्व, अभी हम वही चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि प्राइमरी मोटिव कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे बेसिक फैक्टर्स जो व्यक्ति को किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। तो परचेस करने के प्राथमिक प्रेरक तत्व, सबसे पहले व्यक्ति किन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी वस्तु को खरीदता है। तो भोजन व पेय पदार्थ क्यों खरीदेगा, सबसे बेसिक नीड है। यदि व्यक्ति भोजन भूखा है तो सबसे पहले तो उसकी प्राथमिक आवश्यकता क्या है, भोजन व पेय पदार्थ, मतलब खाने और पीने का सामान। दूसरा आराम, व्यक्ति जो है आराम के लिए भी चीजें खरीदता है कि उसे ऑफिस जाना है तो जाने आने के लिए वह साइकिल देखेगा, साइकिल से यदि उसकी इनकम जाता है तो वह गाड़ी को देखेगा, तो आराम के हिसाब से। बच्चों को स्कूल जाना है, उनको छोड़ना है तो वह कार देखेगा। फिर परिवार के सदस्य हेतु हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा करना चाहता है, तो प्राथमिक आवश्यकता में यह भी आता है उसके कि अपने परिवार के सभी सदस्य जो है वह सुविधा से रहे और उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहे। फिर भय व खतरे से मुक्ति, प्राथमिक आवश्यकता है कि किसी प्रकार का कि भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सेफ्टी के लिए हम अनाज जो है साल भर का भरकर रखते हैं, किस डर से कि खाने की कभी कमी न पड़े और जो महंगाई बढ़ रही है उससे हम सुरक्षित रहें। फिर श्रेष्ठ दिखने की भावना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज की डेट में आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस ग्रुप में आप खड़े हैं, उसमें अपना सभी व्यक्ति चाहते हैं कि वह बेस्ट रहे, तो उसके लिए भी जो है व्यक्ति चीजों को खरीदने की कोशिश। जैसे यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो यंग जनरेशन जो है अपने साथ वाले दोस्तों के हाथ में कौन सी कंपनी का मोबाइल है, कौन सी ब्रांड के कपड़े पहने हैं, तो इन सब चीजों का बहुत इफेक्ट आता है। फिर सामाजिक रीति रिवाज, समाज में रहता है, समाज के लोगों के बीच में उठता बैठता है, तो जो सभी समाज के लोग रीति रिवाजों को अपना रहे हैं, उन रीति रिवाजों को पूरा करना भी प्राथमिक प्रेरक तत्व है, नहीं तो उसे क्या होगा, समाज से बाहर मान लिया जाएगा। फिर है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने हेतु, ये तो है ही, आज की डेट में स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है, तो वह ऐसी सुविधाएं खरीदना चाहता है जिससे उसका जीवन जो है लंबा हो और स्वस्थ रहे। फिर है स्वास्थ्य व शारीरिक सुरक्षा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए, तो बेसिक नीड्स है हमारी कि हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहे। फिर आराम व सुविधा, तो हर व्यक्ति सबसे पहली उसकी आवश्यकता होती है कि वह खुद आराम से रहे, क्योंकि कमाता ही वह इसलिए है, और परिवार के सब सदस्य भी आराम से रहे। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये जो पॉइंट है आपका मोटिव वाला, बाइंग मोटिव, इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बाइंग प्रेरक तत्व प्राथमिक प्रेरक तत्व जो है खरीदारी के, तो फैक्टर्स जो है, यदि क्वेश्चन देखिए आपको घुमा फिरा कर भी आ सकते हैं, तो बेसिक आंसर जो है आपके यही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अभिप्रेरण अनुसंधान, मोटिवेशन रिसर्च। अब अभिप्रेरण मीन्स हमने अभी पढ़ा, किसी भी वस्तु को खरीदने के पीछे क्रेता का कौन सा फैक्टर होता है, वह किस कारण से किसी वस्तु को खरीदता है। ठीक है, ये होती है प्रेरणा। और अनुसंधान मीन्स क्या होता है, अनुसंधान मीन्स होता है इसी बात की रिसर्च करना, जानना कि उपभोक्ता ने वह वस्तु क्यों खरीदी है, कौन सी प्रेरणा के कारण उसने यह वस्तु खरीदी है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे साबुन बनाने की फैक्ट्री खोलनी है। अब साबुन मुझे बनाना है, तो इसके संबंध में मैं रिसर्च करूंगी कि तो रिसर्च करना है, तो यहाँ पर जो है मुझे साबुन अपना बनाकर बेचना है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे रिसर्च। क्यों रिसर्च करूंगी, तो पहले हम उसको समझ लें कि हर उत्पादक, हर जो प्रोड्यूसर है किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो भी वह प्रोडक्ट बनाए वह मार्केट में बिक जाए और साथ ही कस्टमर, ग्राहक उस वस्तु को पसंद करे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं जो है साबुन बनाने वाली हूँ,
तो मेरी भी क्या इच्छा रहेगी कि इस प्रोडक्ट को जो है कस्टमर पसंद करें और पॉपुलर हो जाए, इसकी ब्रांड नेम बन जाए। तो यह प्रोडक्ट बनाने से पहले मैं जो है इसका रिसर्च करूँगी। तो रिसर्च दोनों प्रकार से होती है, दो तरीके से, ऐसे कि प्रोडक्ट को बनाने के पहले भी जो उत्पादक है वह रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, और दूसरा उत्पाद चल रहा है और उसे नया कोई फ्रेग्रेंस लानी है, कोई नई खुशबू का साबुन लाना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए भी वह रिसर्च करता है। तो अनुसंधान का अर्थ होगा कि इसके संबंध में मैं साबुन बनाने वाली हूं, तो मैंने 50 कस्टमर से जो है क्वेश्चन पूछे इससे संबंधित कि आप यह जो साबुन है वह क्यों खरीदना चाहेंगे, आप किस साइज का खरीदना चाहेंगे, आप कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं, क्या मूल्य चाहते हैं, कहाँ पर चाहते हैं, कहाँ कौन से प्लेस पर आप वस्तु को खरीदेंगे। तो इस प्रकार से रिसर्च जब करी जाएगी तो उसको कहा जाएगा अनुसंधान। तो मोटिवेशन रिसर्च के अंतर्गत ये जो साबुन है, ये जो कस्टमर हैं, वह मेरे साबुन को क्यों खरीदेंगे। मान लीजिए मैंने ये सैंपल बनाकर ले गई, ठीक है, यह सैंपल मैंने बना लिया। अब मैं इस कस्टमर के पास गई, इसने मेरे साबुन को कहा कि मैं इसलिए खरीदूंगा क्योंकि इसकी कीमत कम है। इस कस्टमर के पास लेकर गई तो इसने कहा कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इस कस्टमर ने कहा कि इसका डिजाइन जो है वो बहुत अच्छा है। इसने कहा कि मुझे खुशबू भी पसंद आई, मुझे इसकी कीमत भी जम रही है, डिजाइन भी अच्छी है। तो इसने इन तीनों के कॉम्बिनेशन की बात बोली। चौथा व्यक्ति बोलता है कि आप मेरे दोस्त हो, 5th नंबर का फ्रेंड हो, आप ये बना रहे हो तो मैं तो खरीद लूंगा इमोशन से। तो इस प्रकार से इन 10 व्यक्तियों की रिसर्च करी, उनसे इस बात का जवाब चाहा कि यह प्रोडक्ट आप क्यों खरीद रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा अभिप्रेरण अनुसंधान। तो स्टूडेंट, अभिप्रेरण अनुसंधान का आशय ऐसे अनुसंधान से है जिसके अंतर्गत किसी भी उपभोक्ता के द्वारा कोई वस्तु विशेष क्यों खरीदी जाती है उस बात का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं सिर्फ यहाँ पर कौन से सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ, क्यों खरीदा। जैसे कोलगेट कंपनी का हम एग्जांपल लें। कोलगेट कंपनी अपना टूथपेस्ट बेच रही है, वह 50 कस्टमर से जाकर यदि रिसर्च करती है और पूछती है कि आप हमारा कोलगेट क्यों पसंद करते हैं। अब क्यों पसंद करते हैं, तो एक व्यक्ति बोलेगा कि उसकी टेस्ट अच्छा है, एक बोलेगा दांतों के लिए हेल्दी है, एक बोलेगा प्राइस रीजनेबल है, एक बोलेगा जो है नेचुरल है। अलग अलग, कोई बोलेगा कि ब्रांड नेम मुझे अच्छा लगता है, आपका जो कोटेशन है जो आप विज्ञापन में दिखाते हो वो सेंटेंस मुझे अच्छा लगता है इसीलिए खरीदूंगा। तो ये जो कोलगेट कंपनी जो रिसर्च कर रही है और इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि यह वस्तु क्यों खरीदी, तो उसे कहा जाएगा अभिप्रेरण अनुसंधान। ठीक है, तो अब इसका आशय पारिभाषिक शब्दों में हमको लिखना है, तो आप किस प्रकार लिखेंगे। अभिप्रेरण अनुसंधान से आशय उस अनुसंधान से है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता के द्वारा कोई भी वस्तु विशेष क्यों खरीदी गई है, किस गुण के कारण, किस विशेषता के कारण, कौन से प्रेरक तत्व के कारण उसने वह वस्तु खरीदी है, उस बात का अध्ययन किया जाता है और यह जाना जाता है कि व्यक्ति के द्वारा वह उत्पाद क्यों पसंद किया जा रहा है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं देख लें। तो जो अनुसंधान अभिप्रेरण अनुसंधान है तो बाजार शोध का अंग, यह मार्केटिंग रिसर्च का एक पार्ट है। मार्केटिंग में जब हम विज्ञापन का प्रभाव सर्च करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, किस साइज का बनाना है, तो यह उसी प्रकार के रिसर्च का एक पार्ट है। गुणात्मक शोध, इसके अंतर्गत चूंकि अभिप्रेरण जो तत्व है, मोटिवेशन जो शब्द है, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक है। इसका पूरा जो खेल है पूरा व्यक्ति के मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत अभिप्रेरण अनुसंधान के अंतर्गत व्यक्ति के भावात्मक,
इमोशंस का विश्लेषण किया जाता है कि व्यक्ति वह एक ही दुकान पर बार बार क्यों जाता है, वह एक ही प्रकार की वस्तु को बार बार क्यों खरीदता है। तो गुणात्मक शोध का अध्ययन किया जाता है। फिर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, एक ही उपभोक्ता अलग अलग उत्पाद के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। एक ही प्रोडक्ट है, जैसे कोलगेट कंपनी का एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन अलग अलग उपभोक्ता उसको अलग अलग प्रकार से बताएंगे। कारण क्यों करता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। अभिप्रेरण अनुसंधान की जब भी बात होगी तो इसमें इस बात का अध्ययन किया जाएगा कि उपभोक्ता ने वह वस्तु क्यों खरीदी। ठीक है। मानवीय भावनाएं, यह जो कि मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति की सोच से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति को प्रेरित करने वाले तत्वों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके अंतर्गत मानवीय भावनाएं शामिल होती हैं। यह है विशेषताएं। अब इसकी विधियां, अब जो है मैं साबुन बना रही हूँ, मुझे रिसर्च करनी है, तो मैं कितने तरीकों से इसकी रिसर्च कर सकती हूँ। परंपरागत विधि जो पुराने समय में चलती थी, इसके अंतर्गत जो टारगेट उपभोक्ता रहते थे उसमें से एक सैंपल मतलब एक न्यायदर्श, जैसे घर में दाल पकी या नहीं बनी, सब्जी पक चुकी है या नहीं कुक हुई है अभी, उसके लिए हम थोड़ा सा चम्मच में लेकर टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। वैसे ही परंपरागत विधि के अंतर्गत मुझे पूरे मार्केट में जो है साबुन बेचना है, लेकिन पूरे मार्केट का अध्ययन संभव नहीं है, तो मैं कुछ चुने हुए उपभोक्ता को लेकर उनसे प्रश्नावली भरवाऊंगी और उस प्रश्नावली में एक जैसे क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन के आधार पर मैं डिसीजन लूंगी कि मेरा जो साबुन है वह व्यक्ति क्यों खरीदना चाहता है। ठीक है। तो ये होती है परंपरागत विधि, मतलब प्रश्नावली भरवाना। कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। गहन साक्षात्कार, इंटरव्यू, इसके अंतर्गत वही सैंपल उपभोक्ता को बुलाकर 50, 40, 10, 20 जैसी भी कंपनी है, उनका जैसा भी एरिया है उस हिसाब से वह संख्या डिसाइड करते हैं और उसके आधार पर उनका इंटरव्यू लेते हैं। बैठाकर उनसे प्रोडक्ट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, एक जैसे क्वेश्चंस अलग अलग उपभोक्ता से पूछे जाते हैं, उनकी लिस्टिंग की जाती है और उसके बाद रिजल्ट निकाला जाता है। फिर है ये प्रक्षेपी टेक्निक, प्रोजेक्टिव। इसके अंतर्गत जो भी उपभोक्ता अध्ययन के लिए चुने गए हैं उनको शब्द संगति परीक्षण, जो प्रोडक्ट है उसके संबंध में उनको कोटेशन बनाने को कहा जाता है, या उनकी अच्छी विशेषताओं के बारे में लिखने को कहा जाता है, या एक लाइन में उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने को कहा जाता है, या अधूरी लाइन दे दी जाती है कि मैं यह कोलगेट पसंद करता हूं क्योंकि, उसके बाद का सेंटेंस आपको पूरा, इस प्रकार के कुछ टेस्ट जो है वह रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं शब्द संगति परीक्षण। फिर वाक्य पूर्ण परीक्षण, इसके अंतर्गत कुछ अधूरे वाक्य सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उसके अंदर उस सेंटेंस को हर उपभोक्ता को पूरा करने को कहा जाता है। तो जनरली कोई भी अधूरे सेंटेंस को जब पूरा करने को कहा जाएगा तो व्यक्ति जो उपभोक्ता है अपने अपने मानसिक स्तर के हिसाब से, और अपने, जैसे कोलगेट है, 10 व्यक्तियों को कोलगेट के संबंध में वाक्य पूरा करने को कहा गया, तो हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर उस सेंटेंस को पूरा करेगा। फिर व्यंग्य या कार्टून चित्र परीक्षण, इसके अंतर्गत जो है जो उपभोक्ता है उनको कुछ कार्टून्स दिखाए जाते हैं अलग अलग शेप में, और उसके आधार पर उस प्रोडक्ट को कोरिलेट करने को कहा जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को कौन से पिक्चर से कोरिलेट करते हैं, या हमारे जो प्रोडक्ट है उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो ये है अध्ययन करने की, रिसर्च करने की मेथड। अब क्रय प्रेरणा का हमें अध्ययन करना है तो कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी। अब देखिए, हमें अध्ययन किसका करना है, उपभोक्ता का। उपभोक्ता मतलब ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का अध्ययन करना आसान है नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो है उपभोक्ता की अज्ञानता। आप उपभोक्ता को बिठाकर यदि पूछेंगे कि आपने यह प्रोडक्ट क्यों खरीदा, तो उसे भी वह जवाब देने में कभी कभी निरुत्तर हो जाता है, उसे भी नहीं पता होता है कि उसने यह प्रोडक्ट क्यों खरीदा। तो कई बार उपभोक्ता की अज्ञानता रहती है। फिर उपभोक्ता किसी भी प्रकार की टेस्टिंग से बहुत डरता है। कोई भी घर में यदि सवाल पूछने आ जाए बाहर का व्यक्ति, तो आज के समय में कोई भी सही जवाब नहीं देता है। तो यदि उपभोक्ता ने
गलत जवाब दिए हैं किसी भी रीजन से, तो जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्च कर रहा है व्यक्ति, उसके रिजल्ट क्या होंगे, गलत आएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्रय प्रेरणाओं की पहचान, उपभोक्ता को नहीं पता होता है कि उसने यह वस्तु क्यों खरीदी। बहुत मिक्सिंग हो जाती है, वो कंफ्यूज रहता है कि वह मॉल में गया, उसे कपड़े खरीदने थे, लेकिन उसकी फ्रेंड भी वहां मिल गई, वह भी परचेस कर रही थी, उसने कहा कि हाँ मुझे कपड़े बहुत अच्छे हैं तुम खरीद लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो प्रेरणाएं मिक्स हो गई, समूह प्रभाव पड़ा, उसकी फ्रेंड ने खरीदे थे, दूसरा वह अपनी खुद के सोच के कारण भी खरीदने गया था। तो क्रय प्रेरणाओं की पहचान कि कौन सी क्रय प्रेरणा काम कर रही है, विवेकपूर्ण वाली है कि भावात्मक है कि स्वाभाविक वाली है, तो उसकी पहचान करना कठिन हो जाता है। हमने प्रकार पढ़े हुए हैं। फिर परस्पर विरोधी प्रेरणाओं की उपस्थिति, कई बार ऐसा होता है कि दो परस्पर विरोधी, जैसे स्वाभाविक और सीखी हुई, इन दो भावनाओं की उपस्थिति जो है, प्रेरणा मिक्स हो जाती है। मतलब हम बोल रहे हैं कि बर्गर खाना हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, हमें नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जब हम मॉल में गए तो हमने बर्गर परचेस कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दो विरोधी क्रय प्रेरणाएं मिक्स हो गई, मतलब हमारे थॉट अलग जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम मॉल में गए तो हमने वह चीज परचेस की। तो क्रय प्रेरणा और नैतिक मूल्यों में विरोधाभास हो जाता है। फिर क्रय प्रेरणा परिवर्तनशील है, इंसान ह्यूमन बीइंग के ऊपर आधारित जितने भी सिद्धांत हैं वह सभी परिवर्तनशील होते हैं, वह सभी मान्यताओं के साथ चलते हैं। तो क्रय प्रेरणा भी आप एक फिक्स व्यक्ति की एक निश्चित समय में की गए व्यवहार को ऐसा नहीं बोल सकते कि वह व्यक्ति हमेशा ऐसा ही व्यवहार करेगा। फिर उपभोक्ताओं का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वह क्या सोचता है, कैसा सोचता है, कैसा उठता है, कैसा रहता है, उसके कारण उसकी क्रय प्रेरणाओं में परिवर्तन आता है। तो एक ही प्रोडक्ट जैसे कोलगेट के संबंध में हम 10 लोगों से पूछेंगे तो रिजल्ट 10 तरीके के आएंगे। फिर प्रेरणाओं की जटिलता, कई बार जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, चौथा वाला, ये कीमत, खुशबू और डिजाइन सब चीजें उसको पसंद आ रही है। अब हमने उससे क्वेश्चन किया कि आपको कौन सा जो है प्रेरणा लगी, कीमत या खुशबू या डिजाइन। अब उस व्यक्ति को तो तीनों चीजें अच्छी लगी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि कौन सी क्रय प्रेरणा के कारण उसने उस उत्पाद को खरीदा है वह डिफाइन नहीं कर पाया। फिर अध्ययनों की संख्या, देखिए ये जो रिसर्च है वह सभी उपभोक्ताओं पर करना संभव नहीं है, उसमें से कुछ चुने हुए उपभोक्ताओं के ऊपर अध्ययन किया जाता है और उसका रिजल्ट जो है सभी के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमने जितना सैंपल लिए हैं, जो उपभोक्ता हमने चुने हैं, वह पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अनुसंधान के द्वारा निकाले गए परिणाम जरूरी नहीं है कि पूरे समूह पर एज इट इज लागू हों। और टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो हैं, आपने कस्टमर को एक पर्टिकुलर दिन पे बुलाया, वह नहीं उपस्थित हुआ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये है हमारी, जब हम अनुसंधान करने जाते हैं उस समय की प्रॉब्लम्स, और क्रय प्रेरणाओं के अध्ययन में क्या समस्या आती है। तो ध्यान देना, अभिप्रेरण अनुसंधान में आने वाली समस्या या क्रय प्रेरणा के अध्ययन में आने वाली समस्या का आंसर एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की आवश्यकताओं का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल्स बताने हैं हमें कंज्यूमर की, कस्टमर की नीड्स के। तो इसमें मोस्ट आईएमपी है आपका मैस्लो का, मोस्ट आईएमपी, मैस्लो की आवश्यकता का क्रमबद्धता का सिद्धांत। इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई हैं, ऐसी मैक्लीलैंड ने जो है 3 आवश्यकताएं बताई हैं। फिर एल्डर फर की ERG विचारधारा जो है। तो स्टूडेंट ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आपका इस यूनिट का। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी एमकॉम सेकेंड सेम के जो है संगठनात्मक व्यवहार सब्जेक्ट में समझा चुकी हूँ। तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज आप लोग उस लिंक को ओपन करके यह टॉपिक जरूर पढ़ लें, क्योंकि यह जो है इस यूनिट का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है।